सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, मित्रों, आज जो ये वैश्विक महामारी है, इसमें नियमित रूप से आप जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपका सहयोग और सानिध्य के लिए बार बार आपको धन्यवाद है। आपका प्रेम मेरे प्रति यूं ही बनाए रखना, कमियां उजागर करके मुझे एक अच्छा शिक्षक बनने का मौका देना। प्रिय छात्रों, कल जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे, नीति निर्देशन तत्व, भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है। 36 में इनकी परिभाषा है और 37 के अंतर्गत जो आपके नीति निर्देशन जो तत्व हैं, उनकी उपयोगिता, उनका महत्व, उनको वाद योग्य है और उसे न्यायालय में रखा जा सकता है। सामाजिक न्याय के बारे में 38 है। 39 जो एक स्त्री और पुरुष के वेतन संबंधी, कार्य संबंधी, कर्मकाल संबंधी व्यवस्थाएं। अब हम 39 के बाद की आगामी चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 39 को चलो दोबारा पढ़ा दें। 39A में एक शब्द कहा गया है अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में कि 39A में राज्य सरकार, जो कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा है, राज्य सरकार स्त्री व पुरुष को समान आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगी। समान आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगी, यानी ये उसका प्रमुख कार्य होगा। आर्टिकल 39B, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्त्री पुरुष या केंद्र सरकार द्वारा सभी के द्वारा सम्मान वेतन, सम्मान मजदूरी, जिससे ऊपर एक अधिनियम बना था 1976, तो समान वेतन समान मजदूरी व्यवस्था जो थी वो इसके अंतर्गत लागू की गई। 39 भाग C जो है, जिसके अंतर्गत यानी जो व्यवस्था है पुरुष स्त्री कामगार सुकुमार बालकों, यानी इन सभी के लिए स्त्री पुरुष कामगार सुकुमार बालकों के विकास के लिए कार्यरत होगी। उनकी प्रगति, उनकी व्यवस्थाएं इनके लिए यानी कि उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। ये व्यवस्था 39C में। तो एक स्त्री और पुरुष को समान आजीविका का प्रावधान 39A में है। 39B राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समान वेतन समान मजदूरी की व्यवस्था की जाएगी, 39B में की जाएगी। 39C पुरुष स्त्री कामगार सुकुमार बालकों के उन्नत स्वास्थ्य के लिए प्रयास किया जाएगा और वो 39C में किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज आती है कि 39 के अनुच्छेद में यह कहा गया कि परमपिता परमेश्वर ने जो परिवर्तन किया एक स्त्री और पुरुष में, उसके अलावा कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होगा, दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में 39 भाग में एक F बिंदु के रूप से जोड़ा गया था। उसमें राज्य सरकार बालकों के स्वास्थ्य, गरिमामय वातावरण और उनके लिए एक अच्छा माहौल उपलब्ध करवाएगी। ये कौन सा था? 42वें संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन और 42वें संवैधानिक संशोधन में F भाग जोड़ा गया था, क्योंकि शुरू के 3 भाग अति महत्वपूर्ण थे और 2 भाग जो आपके थे वो कल्याणकारी योजनाओं, स्त्री पुरुष के संवर्धन और विकास के लिए थे। तो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें F भाग फिर जोड़ा गया था और F भाग के अंतर्गत था राज्य सरकार द्वारा गरिमामयी वातावरण स्त्री पुरुष और बालकों के लिए उपलब्ध करवाएगी। ये यहाँ पर आपका 39 भाग F होगा। तो सुकुमार या आप ये रख सकते हो, बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए, यानी कि जो स्त्री है बालक हैं उनके लिए, यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए गरिमामयी जो उपलब्ध करवाई जाती है, कि स्वास्थ्य के लिए गरिमामयी मय वातावरण
उपलब्ध करवाया जाएगा। यह उनके स्वास्थ्य के साथ सर्वश्रेष्ठता से कल्याणकारी योजनाएं होंगे। जैसे स्त्रियों के लिए विशेष स्वास्थ्य के, बालकों के लिए विशेष स्वास्थ्य के, यानी जनसाधारण में सूचना जो है वो फैलाई जाती है। एक और यानी कि व्यवस्था की गई। इसी 42वें संवैधानिक संशोधन में 39 भाग एक था, यानी इसी 39वें भाग के अंतर्गत एक और था, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में समान न्याय और निःशुल्क न्याय की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा समान न्याय व निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। आप यानी किसी भी तरीके सबके लिए समान न्याय होगी, न्याय निःशुल्क होगी, उसमें पैसे की भूमिका नहीं होगी और न्याय की निष्पक्षता रहेगी। निष्पक्षता इनके प्रावधान को इस 39 में जोड़ा गया ताकि स्त्री और पुरुष के सम्मान कल्याण की योजनाओं को विकसित किया जा सके। तो 39A के अंतर्गत समान न्याय निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता को जोड़ा गया 39 भाग ए में। अब आप एक ऑब्जेक्शन करें कि सर 39A में राज्य सरकार के स्त्री पुरुष के समान आजीविका के साधन है और आपने 39B में एक शब्द लिखा समान वेतन समान मजदूरी अधिनियम। ये तीन सामूहिक है, ये तीन क्या है, सामूहिक है। तीन सामूहिक कौन से हैं, यहाँ लिखोगे 49B, 49C और 49D। अब देखिए कैसे है, ये की चीज है जो सीधी पूछी जाती है। मैं तीनों का विस्तार बताता हूँ जो बड़े कंपटीशनों में काम में आएंगे। पहले में देखिए, इसमें भौतिक संसाधनों पर समान अधिकार। कौन सा अधिकार, समान अधिकार। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, अजीज मित्रों, ये चीज गलत ना हो जाए कि भौतिक संसाधनों का समान अधिकार होना चाहिए। फिर धन का सकेंद्रण रोकना। सकेंद्रण का मतलब क्या कि एक ही व्यक्ति के पास पूरा धन हो जाए या पूंजीपाती व्यवस्था लागू हो जाए जिससे मध्यम वर्ग और अन्य वर्ग का शोषण बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए धन का सकेंद्रण रोकना। और फिर डी में दे दिया समान वेतन समान मजदूरी अधिनियम है। इसी के 3 भाग बना दिए। इसलिए कई बार इसको देखा गया, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया, उसमें A, B, C ऑप्शन थे, तो वहां पर आपको यानी कि बी ऑप्शन के अंतर्गत इस बात को रखा गया था। ये चीजें आपके वहां पर क्या होती है, लागू होती है। तो 39A में राज्य सरकार स्त्री पुरुष समान आजीविका, फिर बी के अंतर्गत समान वेतन समान मजदूरी, बी में भौतिक संसाधन, सी में धन का सकेंद्रण रोकना और समान वेतन समान मजदूरी, ये व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू होती है। अब आप कहोगे सर ये जो 39C है इसमें पुरुष स्त्री कामगार और सुकुमार जो कार्य करेंगे वो इनके लिए समान रूप से होगा। जो कार्य होगा, जैसा सुकुमार स्त्री जो भी काम करेंगे उसको सही वेतन मिलेगा। ये सी में हो गया। इसी सी का ये हो गया, धन का सकेंद्रण नहीं होगा, स्त्री पुरुष कामगार सुकुमार बालकों के यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार उसे वेतन देना पड़ेगा। और ई में क्या हुआ, यहाँ पर जो बालक है, जो यानी कि स्त्री पुरुष है, उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, उनकी ताकत का दुरुपयोग ना हो। ऐसा ना हो कि काम तो पूरे दिन दे रहे हैं और 1 घंटे के पैसे दे रहे हैं, 8 घंटे निश्चित है 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो यानी कि ई में आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल। अब प्रश्न कैसे आएंगे वो देखो। 39A में स्त्री पुरुष समान आजीविका, बी में समान वेतन समान मजदूरी, लेकिन 3 भौतिक संसाधनों पे समान अधिकार, धन का सकेंद्रण सी, समान वेतन समान मजदूरी डी, और इसी के अंतर्गत 2 सकेंद्रण में आपने दिया स्त्री पुरुष कामगार है, इनको सभी को उसकी योग्यता अनुसार वेतन, लेकिन स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो। 42वें संवैधानिक संशोधन में बालकों और स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए गरीबमय वातावरण उपलब्ध करवाना, और एक इसी 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा सम्मान न्याय और निःशुल्क व्यवस्था की गई है, वो 39A में की गई है। दोनों संवैधानिक संशोधन जो हुए आज तक जो प्रश्न है, एक तो ये अति महत्वपूर्ण है और ये एक अति महत्वपूर्ण है और एक ये महत्वपूर्ण है। अगर ये अधिनियम पूछा जाए तो 1976 आपको लिखना है। ये आपका अनुच्छेद है वो 39 है। अब आप इसके आगे का विवरण देखेंगे और उसको आपको कैसे करना है उसे देखिए। अनुच्छेद 40 में
ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन दिया गया। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन दिया गया। स्वशासन की स्थापना व विकास। तो पहले नंबर पर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन दिया गया, स्वशासन की स्थापना, उसका विकास दिया गया। कभी भी ग्राम पंचायत के गठन की बात पूछे तो आपको यही लिखना। उसके बाद में आर्टिकल 41, और आर्टिकल 41 क्या है? आर्टिकल 41 में किन चीजों का अध्ययन? बेकारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, मनोवैथिक दशा, बेकारी, बेरोजगारी, मनोदैनिक जो दशा आदि जो है, ये व्यवस्था होने पर कुछ अच्छे अधिकार इसमें जोड़े गए, जैसे काम पाने का अधिकार, काम पाने के अधिकार के साथ यहाँ पर रोजगार का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार, इसके अंतर्गत यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लाभ लिया जा रहा है उसका अधिकार जो आपको आते हैं, तो ये अधिकार, एक शिक्षा आपको चित्र में, जानकारी का अधिकार, ये सारी चीजें। अब देखिए एक एक उदाहरण दूंगा, वो देखिए। बेरोजगारी जो भत्ता है, वो बेरोजगारी भत्ता जो एक योग्य व्यक्ति को रोजगार ना मिले और ऐसी स्थिति में उनको रोजगार दिया जाता है, वो बेरोजगारी भत्ता इसके अंतर्गत आता है। दूसरी, बेकार और अंगहीन जैसे निःशक्त सहायता, वो निःशक्त सहायता इसी के अंतर्गत आती है। आप नरेगा को जोड़ते हो और नरेगा के तहत काम दिया जाता है, काम पाने का अधिकार है, जॉब कार्ड बना के 100 दिन का, ये काम पाने का अधिकार, वो नरेगा वाला सिस्टम भी इसी में। बुढ़ापा यानी वृद्धाश्रम है, उनके रख रखाव देखिए, और बुढ़ापे के अनुसार अगर एक बात की जाए तो वृद्धावस्था पेंशन जो आती है, वो वृद्धावस्था पेंशन बुढ़ापे में इसी क्षेत्र से उनको सहायता दी जाती है। लोक सहायता का मतलब है उनको जानकारी, परामर्श, स्वास्थ्य के प्रति जिज्ञासा, ये सारी चीजें आपको कौन से अनुच्छेद में आती है? 41। तो 40 में ग्राम पंचायत का गठन, स्वशासन की स्थापना, बेकारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, मनोवैज्ञानिक दशा के क्षेत्र में शिक्षा, काम पाने का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार, निःशक्त यानी विकलांगों की सहायता, भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, ऐसी कुछ सहायताएं आती हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। फिर अनुच्छेद 42 है कुछ मनोदशाओं में प्रस्तुतता सुविधा व्यवस्था। तो आपके अनुच्छेद कितना है? 42। कुछ मनोदशाओं में, कुछ मनोदशाओं में प्रस्तुतता सुविधाएं। आपको एक बात यहाँ पर कह दे कि अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि कुछ मनोदशाओं के अंतर्गत प्रस्तुतावकाश, भारत की पीढ़ी स्वस्थ पैदा हो, भारत में एक स्त्री जो जननी है उसका मान सम्मान, उसके पास अधिकार हो। तो आज हमारे यहाँ पर 104 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस सुविधा, यह सुविधा इसी के अंतर्गत आती है, जो निःशुल्क ले जाती है डिलीवरी के लिए। दूसरी बात, प्रस्तुता को अगर वो कर्मचारी है तो 6 माह का अवकाश, 6 माह का अवकाश, वो अवकाश भी क्या किया भाई? सवेतनी। पहले पुरुषों के पास नहीं था, लेकिन 2011 में पुरुषों के लिए भी कितने दिन का अवकाश है? 15 दिन का अवकाश है, पुरुषों के लिए भी अवकाश है, जो एकल परिवारों को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश इसी के अंतर्गत दिया जाता है। डिलीवरी के समय जो गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों को यदि 1400 रुपए दिए जाते हैं, उनको कुछ खाने पीने के कुछ पौष्टिक तत्व दिए जाते हैं। जब प्रस्तुता होती है तो उसका समय समय पर टीकाकरण किया जाता है, जैसे 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आयरन की गोलियां दी जाती हैं, टीकाकरण किया जाता है, बार बार उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, बच्चा होने के बाद उसका उचित समय पर टीकाकरण किया जाता है। ये सारी सुविधाएं होती हैं, वो किसके अंतर्गत होती है? भारतीय संविधान का आर्टिकल है और वो 42 है।
आपसे पूछ लिया जाए टीकाकरण किसका हिस्सा है, जननी सुरक्षा 104 किसका हिस्सा है, 1400 रुपए दिए जाते हैं वो किसका हिस्सा है, जो नसबंदियां है वो किसका हिस्सा है। आपको पूछ लिया जाए कि 6 माह का अवकाश है पुरुष के लिए, ये दोनों तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है, कितने कितने दिन का अवकाश है, ये पुरुष वाला पूछेगा आप नील कर दोगे कि नहीं, ऐसा तो कभी सुना ही, लेकिन ऐसा है। फिर दूसरी चीज देखिए 43 का अनुच्छेद, 43 का अनुच्छेद जो है, तो अनुच्छेद नंबर 43 के अनुच्छेद के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के विकास व सहकारिता विकास के बारे में बताया गया कि छोटे स्तर से देश का विकास होना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने एक बात कही थी कि भारत का विकास गांव और खलिहानों से होकर निकलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, और जय अनुसंधान उसमें जोड़ा था नरेंद्र मोदी ने। तो उसमें जय जवान जय किसान में था कि छोटे जो प्रोडक्ट है उनके अंतर्गत विकास होना चाहिए, उनमें तरक्की होनी चाहिए। और ये जो विकास है, कुटीर उद्योगों का विकास और सहकारिता का विकास जो दिया गया, वो विकास यानी कि इसके अंतर्गत जो दिया गया। दूसरी बात देखिए, इसके अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? 42वां 1976 में। और इसके अंतर्गत क्या बात कही गई उसे देखिए। इसके अंतर्गत 2 बात कही गई कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भूमिका होनी चाहिए, यानी उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भूमिका होनी चाहिए। ओब्लिक भूमिका को आप लिख सकते हो, भागीदारी होनी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 उद्योगों के प्रबंध में, आप प्रबंध को एक रखाव शब्द लिख सकते हो कि उसके प्रबंध में कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 42वां संवैधानिक संशोधन है। दूसरी, इसी संशोधन का पार्ट नंबर 2 रखा गया, उद्योगों का रख रखाव और निर्माण लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत क्या कही गई? उद्योगों का रख रखाव क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी उद्योगों का रख रखाव क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उद्योगों के रख रखाव लोकतांत्रिक पद्धति से उनका व्यवस्था रूप से उनमें होना चाहिए। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना था? वो 43 था। इसमें क्या किया? इन कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए 97वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 97वां संविधान संशोधन 2012 और 97वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2012 में। उस 97वें संवैधानिक संशोधन में यह बात कही गई थी, सहकारिता का गठन किया गया था। सहकारिता समितियों का गठन हुआ। सहकारिता समितियों का क्या हुआ? गठन हुआ। कौन से संशोधन? 97वें संवैधानिक संशोधन में हुआ था। और ये सहकारिता समिति 19 भाग 3 में भी आती है। संघ परिसंघ का निर्माण जो है उसी आर्टिकल 19 भाग 3 में भी आती है। और ये सहकारिता का गठन है वो 97वें संवैधानिक संशोधन में 43 भाग ए में भी इसको जोड़ा गया था, सहकारिता समितियों को जोड़ा गया था, इनमें ये भागीदारी होनी चाहिए। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल कितना? 43। 4 क्वेश्चन बड़े गजब बने। एक तो 97वां संवैधानिक संशोधन, एक ये सहकारी। इनमें भी बच्चों और मेरे मित्रों ये चीज बड़ी मोस्ट है, जो 19 भाग 3 है वो अति महत्वपूर्ण है। फिर ये 2 उपबंध है, इसमें जैसे 43 भाग फर्स्ट ए फर्स्ट है और 43 भाग सेकंड है, ये दोनों शब्दावलियां इसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत समान आचार संहिता है। अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता, यानी सबके लिए समान न्याय, समान कानून, समान व्यवस्था, समान रहन सहन और समान रूप से आप कैसे भी रह सकते हो, कोई विशेष उपबंध नहीं है, केवल इनमें समान आचार संहिता की बात कही गई। उसके बाद अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ध्यान से सुनना बच्चों, 6 से 14 वर्ष के
बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के जो सुकुमार हैं, जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उन बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये निःशुल्क शिक्षा 45 में। जब नीति निर्देशन तत्व लागू हुए थे तो इनका 10 वर्ष का कार्य रखा, 10 वर्ष का कार्य योजना रखी थी कि 10 वर्ष में हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। क्या परिवर्तन किया? तब जाके भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और उसके अंतर्गत इसको 11वां मूल कर्तव्य बनाया, 11वां मूल कर्तव्य, और इसे अनुच्छेद 21 क्या में शिक्षा मेरा अधिकार के रूप से जोड़ा गया। शिक्षा मेरा हक या अधिकार, मेरा अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2003 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21 भाग में शिक्षा मेरा अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया है। ये व्यवस्था यहाँ भारतीय संविधान के रूप से क्या होती है? लागू होती है। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत क्या की गई है? जोड़ी गई है या लागू की गई है। तो यह अनुच्छेद कितना है? 45 है। ये दोनों एक बार 3rd ग्रेड में एक प्रश्न पूछा कि ये मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, क्वेश्चन बोनस गया था, क्योंकि ये 86वां संवैधानिक संशोधन 11वां मूल कर्तव्य में 21 भाग का में ये भी है। मैंने एक दिन बताया था शिक्षा मेरा अधिकार बना था 2009, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा मंत्रालय को भारत में क्या कहा जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संसाधन विकास मंत्रालय के रूप से ये चलता है, उसके रूप से संचालित होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 45 के बाद शुरू होता है 46 में SC, ST, OBC, दुर्लभ पिछड़े समाज है, उनको बराबर लाने का प्रयास किया गया। SC, ST, शेड्यूल कास्ट, उसके बाद ST, उसके बाद OBC, दुर्लभ पिछड़े समाज, उनको लाने के लिए प्रयास किया गया। ये जो SC, ST है वो भारतीय संविधान के मूल से जुड़ी हुई थी, लेकिन OBC है, इसका गठन हुआ था मंडल आयोग के रूप में। और मंडल आयोग का गठन, पहली रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट आप इसको कहोगे, गठन प्रथम रिपोर्ट आप कहोगे 1954 का कालेलकर हुआ था। फिर दूसरा गठन हुआ 1977, रिपोर्ट आई 1980 में आई थी। और मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार हुई थी कब? 1989। VP सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने की थी 27% क्या किया था? आरक्षण दिया था। तो SC, ST, OBC दुर्लभ पिछड़े परिवार समाज की कल्याण की योजना इसके अंतर्गत बताई गई है। लेकिन ये पिछड़े बाद में बना, मैंने समझाने के लिए साथ लिया भाई, कहीं आप ये कह दो क्योंकि समझाना जरूरी था। ये पिछड़े शब्द यहाँ प्रयोग नहीं था उस समय मूल रूप से, ये तो बाद में आया है। तो यहाँ पर उस समय था SC, ST दुर्लभ और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए योजना बनाई गई थी। पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला था मंडल आयोग के गठन पर 1954 में, काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा रिपोर्ट इसकी दूसरी आई थी 1977 में, और 1980 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उसने इसको स्वीकार किया। ये बाद की चीज है, लेकिन तीनों कंपटीशन के प्रश्न है, आपके लिए लिख रहा हूँ। बाकी इसमें इतना ही है। SC, ST और दुर्लभ के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था, उनके लिए वित्तीय सहायता, जैसे समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति आती है, तो उनमें सहायता यहाँ पर ली जा सकती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 क्या कहता है आपसे? 47 भारतीय संविधान का है स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य विकास व उन्नत स्वास्थ्य योजना। यानी क्या कहा जाता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 47 ये विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। तो देखो सीधा सीधा बता दूं, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है
नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, डोडा पोषक, ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, हीरोइन, चरस, गांजा, ये जितने भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसकी रोकथाम है। आज बीड़ी के बंडल पर, सिगरेट के पैकेट पर, जितनी भी नशीली दवाइयाँ उन पर 60% हिस्से में ये लिखा होता है कि ये कैंसर का कारण है, इसका प्रयोग मत कीजिए, ये स्वास्थ्य के साथ क्या है, खिलवाड़ है। ये चीज इसी अनुच्छेद में आती है। सार्वजनिक स्थलों पर लिखा होता है धूम्रपान निषेध, 200 रुपये जुर्माना इसी के अंतर्गत आता है। किसी भी स्कूल संस्थान में लिखा जाता है यहाँ के 200 मीटर तक की दूरी तक धूम्रपान बेचना निषेध है, ये इसी के अंतर्गत आता है। हमारी पीढ़ी का स्वास्थ्य उन्नत हो, उनमें नशीली आदतें ना हो, तो इस तरीके से जनहित में जो जारी किए जाते हैं वो अनुच्छेद कितने में, 47। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन, पिछली सेकंड ग्रेड का प्रश्न है भाई, ये कृषि है, पशुपालन है, गो संवर्धन, जो गोपाल योजना है, अच्छे बछड़े का पालन किया जाता है, अच्छी नस्ल की गाय होती है, अच्छी नस्ल की भैंसों का विकास है। तो कृषि, पशुपालन, गो संवर्धन, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अच्छी नस्ल तैयार करना, अच्छी नस्ल तैयार करना, ये सारी चीजें आपकी कहाँ आती हैं, 48 अनुच्छेद में आती है। लेकिन 48 भाग ए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। किससे? 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था क्या? पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव कल्याण जोड़ा गया था, वन्यजीव कल्याण जोड़ा गया। तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव को जोड़ा गया, वो 48 के में था। ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। यानी कृषि, पशुपालन, गो संवर्धन, कृत्रिम गर्भाधान, जितने भी नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो टोटल के टोटल इसमें आएंगे। और जितने भी पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव है वो 48 ए में आएंगे। फिर देखिए 49वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक स्मारकों का सम्मान। ऐतिहासिक स्मारकों का सम्मान, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे वो बिरला मंदिर हो, चाहे वो देश की चार मीनार हो, कोई भी ऐतिहासिक स्मारक है जो देश की धरोहर है, उनका सम्मान करना, उनका रखरखाव करना, उनका संरक्षण करना हमारा 49 का अनुच्छेद है। आपसे पूछ लिया जाए किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को क्षति पहुंचाने पर गलत है, ये चीज आपकी 49 में आएगी। और अनुच्छेद 50, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का बंटवारा। न्यायपालिका को पृथक किया गया है। मोंटेग्यू ने यहाँ पर एक सिद्धांत लगाया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेग्यू ने दिया था। उस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर यह व्यवस्था वहां से क्या की गई थी, लागू की गई थी। वो अनुच्छेद किसमें है? 50 में है। और लास्ट एंड फाइनल अनुच्छेद है 51। 51 के अंतर्गत क्या दी गई है? विदेश नीति दी गई है। और 51 में विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्य प्रवक्ता पूछा गया तो विदेश मंत्री